नमस्कार। हस्तरेखा अध्ययन। आज मैं आपके सम्मुख एक 57 वर्षीय व्यक्ति के हथेलियों का अध्ययन करूंगा। जो ये तस्वीर आप हथेली की देख रहे हैं, एक 57 वर्षीय व्यक्ति की है। गवर्नमेंट जॉब में है, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। वर्तमान इस समय में इनको मात्र 2 समस्याएं। पहली, ये जहां पर वर्तमान समय में नियुक्त हैं वहां पर इनको कुछ तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, वहां से ये ट्रांसफर चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, घर में कुछ विवाद और ये बहुत बरसों से अपने ही भाई के साथ चला आ रहा है। इस बात को लेकर के भी ये काफी चिंतित हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुंडली के विश्लेषण में जहां यह सरलता होती है कि मैं आपको हर एक चीज दिखाता चलूं और बताता चलूं, क्योंकि वहां पर 12 खाने और नवग्रह इन्हीं की केवल गणना होती है। लेकिन जब हथेलियों की बात आए तो नियम यह कहता है, और आप भी जानते हैं, कि सामान्य परिस्थिति में हाथ की रेखाओं को देखा भी नहीं जा सकता। उसके लिए कई बार सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का भी सहयोग लेना होता है। तो टीवी पर इस तरह के कार्यक्रम में हस्त की रेखाओं का, और विशेष करके उन हल्की और पतली रेखाओं का जो कि गौण रेखाएं कहलाती हैं, जैसे आज मैं जब इस कार्यक्रम को आपके सम्मुख लाया हूं तो कुछ चीजें बताते चलूं। प्रायः लोगों के मन में यह भ्रम होती है कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, जो कि केवल एक भ्रम है, लोगों के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है। बताते चलूं कि हस्त में जो रेखाएं हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होती। फिर यह भ्रम किसने फैलाया और क्यों फैलाया, इसको भी समझ लीजिए। जैसे जन्मांक चक्र कुंडली जब आप अपनी देखते हैं, जिस दिन आपका जन्म हो रहा है या जन्म हुआ, उस दिन जो ग्रह, नक्षत्र, आकाश में ग्रहों की जो स्थिति थी वो आपकी जन्म कुंडली में आजीवन वैसे ही रह जाती है। उसमें बदलता क्या है? उसमें बदलता है गोचर। आपकी राशि से वर्तमान में ग्रहों की स्थिति कैसी है, यह बात बदलती है, यह स्थिति बदलती है। फिर महादशाओं में परिवर्तन होता है। अभी वर्तमान में मान लीजिए कि गुरु चल रहा है, फिर उसके बाद शनि की महादशा आएगी। इन्हीं चीजों का परिवर्तन होता है। उसी प्रकार हथेली में भी जो मूल हृदय की लकीर, मस्तिष्क की लकीर, जीवन रेखा, भाग्य की लकीर, स्वास्थ्य रेखा, ये जो मूल रेखाएं हैं, स्वास्थ्य की रेखा भी बाद में, जन्मजात नहीं दिखाई पड़ती, बाद में ही आती है। तो ये जो मूल 3 रेखाएं हैं वो कभी नहीं बदलती, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो आजीवन वैसे ही रहती है। हां, जीवन रेखाओं में कुछ एक बदलाव, जब जीवन में जिस प्रकार की घटनाएं घटती जाती हैं उसके अनुरूप कुछ घटनाएं दृष्टिगत होने के लिए कुछ रेखाओं का नया निर्माण होता है, लेकिन मूल जो जीवन की रेखा है वो हमेशा वैसे ही रहती है। तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल देने की आवश्यकता है कि हथेलियों में रेखाओं का परिवर्तन होता है। हां, जैसे महादशाएं बदलती हैं वैसे ही हथेली में गौण रेखाएं होती हैं, जो बनती हैं कुछ दिनों के लिए, अपना प्रभाव जातक पर देती हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उसको वो दर्शाती हैं और फिर लुप्त हो जाती हैं। अब यहां जैसा कि मैं कह रहा था कि हथेली में उन छोटी छोटी गौण रेखाओं को दिखा पाना बहुत मुश्किल है, और वो सामान्यतः टीवी पर। उसके लिए पूरी तरह से प्रकाश में जब हाथ को हम देखते हैं और उसमें भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का हम जब प्रयोग करते हैं तो वो साफ साफ रेखाएं दिखती हैं। जैसे उदाहरणार्थ, हथेली में बुद्ध पर्वत के नीचे, कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो बुद्ध पर्वत है, वहां पर संतान की लकीरें होती हैं विवाह रेखा के ऊपर। अब उस रेखा को देखने के लिए, उसकी गणना करने के लिए हमेशा पूरा प्रकाश और फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र, तब जाके उसकी साफ साफ गणना हो पाती है। उसी तरह से जीवन रेखा, भाग्य की लकीर से कई छोटी छोटी रेखाएं ऊपर या नीचे की तरफ जा रही होती हैं। उन सबको देखने के लिए
सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। उस अवस्था में हम इन रेखाओं को सामान्यतया आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उनके बारे में जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मैं उनके बारे में जो विशेष बातें होंगी, जो ज्ञातव्य होंगी, जिससे आपको ज्ञान, आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी, उन बातों को आपके सम्मुख मैं रखता चलूंगा और बताते चलूंगा कि कहां वो रेखा किस प्रकार की हो सकती है। तो आइए हम इनकी हथेलियों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति और आज उच्च पदस्थ अधिकारी, कई जगहों पर इनका घर, और सामान्यतया संपत्ति को लेकर के भाई से या रिश्तेदारों से विवाद तभी होता है जब संपत्ति बड़ी मात्रा में अर्जित कर ली जाए। यहां भी कुछ ऐसा ही है, संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में अर्जित कर ली गई है और जिसका कारण है कि भाई भाई में वैमनस्य। तो आइए इनकी जन्म कुंडली, इनकी हथेलियों का हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या कहती है इनकी हथेली। ये हथेली आप देख रहे हैं। सबसे पहले इस हथेली में अब एक प्रश्न और जो प्रायः लोगों के मन में उठता है। लोग प्रायः ये कहते हैं कि जो दाहिना हाथ है वो पुरुष का हाथ अपना और बायां हाथ उसकी पत्नी का है, यानी पत्नी के बारे में बताता है। यह भी एक कोरा भ्रम है, इसको भी अपने मन से निकाल दें। भगवान ने जब आपको और आपकी पत्नी को दो दो हाथ दे रखे हैं तो पत्नी का हाथ आपके पास क्यों होगा? जैसे जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पत्नी के लिए निर्धारित किया हुआ है, उसी तरह से हथेली में विवाह की लकीर, विवाह से निकली कुछ रेखाएं दाम्पत्य जीवन और पत्नी के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें। फिर बाएं हाथ का मतलब क्या है हमारी हथेली में? देखिए, प्रत्येक वो व्यक्ति, शास्त्रों ने हर जगह यह बात कहा है कि महिलाओं के बाएं हाथ का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों ने यह बात भी कही कि जो महिला स्वरोजगार करती हो, अपना कोई कार्य करती हो, नौकरी पेशा हो, वो गृहिणी नहीं हो, यानी किसी के ऊपर निर्भर न हो, पति के ऊपर या घर के किसी और सदस्य के ऊपर, पुत्र के ऊपर निर्भर न हो, वो आत्मनिर्भर हो, तो उसके भी दाहिने हाथ का ही अध्ययन होना चाहिए। वो पुरुष जो कुछ भी न करते हो, एक उम्र हो चुकी है करने की। अब मैं यहां उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा जो तैयारी कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पुरुष जो आजीवन बैठ करके खा रहे हैं, किसी के देख रेख में, किसी के संरक्षण में उनका जीवन चल रहा है, या फिर प्रायः ऐसे पुरुष भी देखने को मिलते हैं जिनकी महिलाएं जॉब कर रही हों, वो घर में रहते हैं। तो ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से पूर्व में बाएं हाथ का अध्ययन होना चाहिए। और सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो वो लोग जो बाएं हाथ का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बाएं हाथ से ही लिखते हैं, बाएं हाथ का उनका ज्यादा विशेष कार्य करते हैं, उन लोगों के भी बाएं हाथ का ही निरीक्षण होना चाहिए। हथेली में जो बायां हाथ कहे, या यूं कहें कि कोई भी रेखा, मान लीजिए मैं विश्लेषण हृदय रेखा की कर रहा हूं और जो समस्या दाहिने हाथ में हृदय रेखा पर दिख रही है, अगर वही सेम परिस्थिति बाएं हाथ में भी हृदय रेखा पर दृष्टिगत हो जाए तो वो घटना अवश्य घटित होगी। अतः दोनों ही हाथों का संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए और इसके बाद किसी विषय पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो आइए पुनः अब इनकी हथेली पर हम लोग चलते हैं और सबसे पहले बाईं हथेली को देखते हैं। आप जो उधर वाली हथेली देख रहे हैं वो बायां हाथ, और इधर इनके दाहिने हाथ की यह तस्वीर है। बाएं हाथ में जरा सा आप देखिए, इनकी हथेली में उंगलियों का पहले लक्षण देखिए। सबसे पहले पांचों उंगलियां किस प्रकार की हैं? उंगलियां पांचों की पांचों क्रमबद्ध अपने स्थान पर खड़ी और फूली हुई है। चूंकि उम्र के ये 57वें वर्ष में है और यहां पर पहुंच करके अपने आप में हथेलियां भर जाती हैं। सामान्यतया देखा जाए तो एक छोटा सा बालक, यानी कि जो 12, 15, 17 वर्ष का हो, उसकी हथेलियां यानी उसकी उंगलियां, अगर शरीर दुबला पतला है तो पतली पतली उंगलियां होंगी। तो यहां पर सबसे पहले हथेली में उंगलियों को देखा जाए। उंगलियों की स्थिति सामान्यतया दिखा रही कि आप जब इनके अंगूठे पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि अंगूठा इनका सामान्य से अधिक पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति, जो जातक शुक्र से पूर्णतः प्रभावित होते हैं, शुक्र का उनके ऊपर बलाबल होता है। जैसे अभिनेता,
अभिनेताओं की हथेलियों में अगर देखा जाए तो शुक्र का क्षेत्र अंगूठे से नीचे का जो क्षेत्र है, आप देखिए ये जो अंगूठा आप देख रहे हैं, अंगूठा से नीचे का जो ये क्षेत्र है, जो एक घेरा ये लाइन बन रही है, सामान्यतः सभी लोग इसको जानते हैं, इसी को जीवन की लकीर कहते हैं। ये जितना बड़ा हो और शुक्र का क्षेत्र जितना उभरा हुआ फूला हुआ हो, जातक का जीवन उतना ही सुखद, सरल, सामान्य और एक राजसी जीवन, क्योंकि शुक्र सुख है, भोग है, राजसी जीवन का कारक है, और हथेली में वो जितना बड़ा अपना स्थान ग्रहण करेगा, जातक के जीवन में उतना ही ज्यादा सुख की स्थिति बनेगी। सामान्यतया देखा जाए तो वो हथेली, यहां मैं पुनः बता दूं कि इनकी हथेली का तो हम अध्ययन करेंगे ही, सामान्यतया साथ साथ आप सभी लोग अगर अपने हाथ से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो बातें भी मैं आपको बताते चलता हूं। हाथ की रंगत अगर लालिमा युक्त हो, हथेली का जो ये मूल दिख रहा है ये लालिमा युक्त हो, पूर्णतः लालिमा युक्त हो, अगर बहुत अधिक लालिमा युक्त हो तो जातक क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत अधिक लालिमा युक्त हो तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, बहुत अधिक पीलापन लिए हो तो जातक रोगी होता है, निर्बल होता है। सर्वश्रेष्ठ हथेली किस प्रकार की होती है, अब ये जगह विशेष पर निर्भर करता है कि कुछ जगहों की स्थितियां ऐसी हैं कि वहां लोगों की संरचना उस प्रकार की हो तो वो अलग विषय है। अब उदाहरणार्थ जहां के लोग बहुत गोरे होते हैं, हो सकता है उनकी हथेली मुलायम और लालिमा युक्त ही होती हो। मैं ये हथेली भारत की दिखा रहा हूं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिवेश पर ही मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो हथेली की रंगत अगर लालिमा युक्त हो, और वो लालिमा युक्त सामान्य हो, बहुत अधिक लालिमा युक्त न हो, न बहुत अधिक पीलापन लिए हो, सम हो, और फिर उस हथेली में शुक्र का जो पर्वत है वो पर्याप्त स्थान लिए हुए हो, अच्छी तरह से विकसित हो, तो जातक सुखद जीवन जीने वाला। फिर अगर हथेली में बुध का पर्वत शुक्र के साथ साथ बलवान हो जाए, कैसे? कनिष्ठिका उंगली अपने स्थान पर सीधा खड़ी हो, कनिष्ठिका जो छोटी उंगली है वो अपने स्थान पर सीधी सीधी खड़ी हो, और उसके नीचे का पर्वत, आप इस कनिष्ठिका उंगली को देखिए, कनिष्ठिका उंगली की ये जो नीचे का जो ये पर्वत आप देख रहे हैं, ये बुध का क्षेत्र कहलाता है। उसके ठीक नीचे मंगल, और उसके बाद फिर चंद्रमा का क्षेत्र कहलाता है। तो बुध का पर्वत भी फूला हुआ हो और शुक्र भी फूला हुआ हो, यानी विकसित हो, तो जातक उच्च कोटि का व्यापारी, और वो और उच्च कोटि का व्यापारी बन जाता है जब ये जो लाइफ लाइन आप देख रहे हैं, जीवन की लकीर देख रहे हैं, यहीं से एक रेखा ये भाग्य की लकीर को काटती हुई मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाती हुई जब बुध के पर्वत पर चली जाए तो उसको स्वास्थ्य की भी लकीर कहते हैं, और उसी रेखा से व्यापार का भी विचार होता है। तो ऐसे जातक उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस जातक की ये हथेली है एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति की, तो इनकी हथेली में वो क्या विशेष है जिसके चलते एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद ये गवर्नमेंट जॉब में उच्च पदस्थ हुए। इसके लिए सबसे पहले इनके जीवन की लकीर को देख ली जाए। देखिए इनकी हथेली में, दोनों ही हाथों में, बाईं हाथ में भी आप देखिए और दाहिने हाथ में भी देखिए, चूंकि मैं पुनः बता देता हूं कि कुछ ऐसी, जैसे कि इस हथेली में लाइफ लाइन पर अगर द्वीप का चिन्ह हो, छोटे मोटे जाल और क्रॉस का चिन्ह हो, बिंदु का चिन्ह हो, उसको टीवी पर दिखा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बारे में मैं जिक्र करके आपके ज्ञान में मैं वृद्धि करता रहूंगा। तो यहां पर इनके लाइफ लाइन को, यानी जीवन की लकीर को आप देख रहे हैं, ये पूर्ण स्थान लिए हुए शुक्र के क्षेत्र को, जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी उंगली, शुक्र की जो उंगली है वो पर्याप्त अपने स्थान पर झुकी हुई है, और शुक्र का क्षेत्र भी काफी विकसित है। तो पहले तो एक सुखद जीवन, और लाइफ लाइन अच्छी स्थिति में है तो स्वस्थ जीवन। अब एक चीज यहां ज्ञानार्थ, मैंने कहा था कि भाई के साथ विवाद को लेकर के ये परेशान रह रहे हैं और ये काफी वक्त से चला रहा है। ठीक, दूसरा, अपने गवर्नमेंट जॉब में जहां पर ये वर्तमान समय में हैं,
वहां भी अपने ट्रांसफर को लेकर के, क्योंकि जहां पर ये हैं वहां पर बहुत सुखद अवस्था में नहीं है, वहां से ये हटना चाहते हैं, उसको भी लेकर के इनको मानसिक टेंशन है। अब अपने हाथ को, या ज्ञानार्थ इस चीज को आप देखिए, समझिए, हथेली में अगर बृहस्पति, बृहस्पति कौन है? ये जो तर्जनी उंगली आप देख रहे हैं, यानी पहली उंगली, तर्जनी उंगली, इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, नीचे का जो ये पर्वत है, इसी को बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। उसके बाद वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली, उसके नीचे के पर्वत को शनि का पर्वत कहते हैं। अगर बृहस्पति का झुकाव, यानी कि बृहस्पति का जो पर्वत है उसका विकास तो हुआ हो, लेकिन अपने स्थान पर न होकर के शनि के पर्वत की तरफ हुआ हो, तो जातक को आजीवन कोई ना कोई मानसिक व्यथा लगी ही रहती है। आप इस चीज पर गौर करिएगा तो आप इस बात को 100% पाइएगा। देखिए इनके हाथ में, दोनों ही हाथ में, विशेष रूप से बाएं हाथ में आप ये चीज देखेंगे कि तर्जनी के नीचे का क्षेत्र फूला तो अवश्य है, लेकिन उसका झुकाव शनि की तरफ ज्यादा है। और शनि की तरफ अगर बृहस्पति का पर्वत चला जाए तो जातक को मानसिक चिंता, मानसिक व्यथा प्रायः बनी रहती है। अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से सफल हो, देखा जाए तो लगभग अब के परिवेश में प्रायः देखने में यह आता है कि जो हाथे, क्योंकि प्रायः अब देखा जाए तो प्रारंभिक हाथे अब गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में वो किसान वर्ग जो पूर्णतः केवल और केवल कृषि कार्य से ही जुड़ा हुआ है, और कृषि में भी अब तो बहुत तकनीकियां आ गई हैं, वहां पर आप देखेंगे कि कृषि कार्य से जुड़े हुए जो शिक्षा में नगण्य रहे, उन्हीं का जो हाथ है वो प्रारंभिक हाथ देखने को मिलता है। बाकी आज के इस परिवेश में जो भी हाथ देखने को मिलती है वो ज्यादातर या तो व्यवसायिक होती है, कलाकारों की जो हाथ होती है, या राजनीतिज्ञों की जो हाथ की लक्षण, या फिर सबसे ज्यादा जो बड़ी मात्रा में हाथ देखने को मिलता है वो मिश्रित हाथ होता है, जिसमें सबके गुण कुछ ना कुछ देखने को मिल जाते हैं। इस हाथ में देखिए भाग्य की लकीर, भाग्य की लकीर का उद्गम मणिबंध क्षेत्र से होता है। हथेली में जो कलाई आप देख रहे हैं, जहां से हाथ जुड़ा हुआ है, जिस पर हाथ जुड़ा हुआ है, ये कलाई, इसी को मणिबंध कहते हैं। यहां से अगर भाग्य की लकीर सीधी शनि के क्षेत्र पर चली जाए, यानी मध्यमा उंगली के पास तक चली जाए, मध्यमा उंगली के नीचे तक चला जाए, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि वो लकीर अगर मध्यमा उंगली के अंतिम पोरुए तक पहुंच जाए तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। उचित तभी तक है जब तक मणिबंध क्षेत्र से प्रारंभ भाग्य की लकीर हृदय रेखा से थोड़ा ऊपर और शनि क्षेत्र पर जाकर के समाप्त हो तो यह श्रेष्ठ भाग्य की लकीर कहलाती है। इनके दोनों ही हाथों में यह चीज आपको देखने को मिलेगा। हां, बाईं हाथ में आप देखेंगे कि हृदय रेखा के पास, गौर से समझने वाली बात है, चूंकि ये कुंडली नहीं है कि बहुत सरलता से अंक आपको दिखाई पड़ रहे हैं और समझ में आ जाएगा। यहां पर केवल और केवल आप अपने ध्यान को स्थिर करके ही समझ सकते हैं। तो यहां पर भाग्य की लकीर जरूर आगे बढ़ी है, दाहिने हाथ में यह पूर्णता को प्राप्त है, लेकिन जहां पर यह समाप्त हो रही है वहीं पर शनि क्षेत्र पर एक चिन्ह ने उसको काट दिया है। देखिए शनि क्षेत्र पर एक क्रॉस ने, इसको यहां क्रॉस कहें या भाग्य की लकीर को एक क्रॉस का चिन्ह मिल रहा है, एक कट मिल रहा है, और साथ ही साथ शनि बाएं हाथ में शनि क्षेत्र पर पहुंची हुई भाग्य की लकीर पूरी तरह से कटी हुई है। ऐसे जातक जिनकी हथेलियों में भाग्य की लकीर शनि क्षेत्र के पास पहुंच करके, अथवा कई हाथों में यह देखने को मिलता है कि भाग्य की लकीर मस्तिष्क रेखा के पास पहुंच करके रुक जाती है, तो ऐसे जातकों का नुकसान, या यूं कहिए कि विकास अवरुद्ध होता है उनके गलत निर्णयों के चलते। क्योंकि मस्तिष्क का कार्य क्या है? निर्णय। अगर आप समझेंगे तो इसमें आनंद भी आएगा और बहुत सरलता से हो सकता है एक कार्यक्रम, दो कार्यक्रम, पांचवें कार्यक्रम तक जाते जाते आप सारी बातों को समझने लगेंगे। तो इस पर बस समझने की आवश्यकता है। तो भाग्य की लकीर जो मणिबंध क्षेत्र से उसका प्रारंभ होता है, अगर मस्तिष्क रेखा के पास पहुंच करके वो रुक जाए, एकाएक रुक जाए, उसके ऊपर न जाए, तो समझिए कि जातक का विकास जो अवरुद्ध हुआ उसका जिम्मेवार वो जातक स्वयं है। उसके गलत निर्णयों ने उसके विकास को बाधित किया। फिर वो रेखा मस्तिष्क को काट दे और उसके ऊपर हृदय की लकीर होती है। मैं जहां तक समझता हूं सामान्यतः
प्रत्येक व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों को समझते होंगे, लेकिन जो न समझ पा रहे हो वो भी समझने का प्रयास करेंगे तो उनको समझ में आएगा। तर्जनी और अंगूठा, तर्जनी और अंगूठा का जो ये क्षेत्र है, यहां से निकलती रेखाएं, यहां से गौर से आप समझने की बात है, यहां से दो रेखाओं का उद्गम हो रहा है, आप इसको गौर से समझिए। तर्जनी और अंगूठा, इसके पास से देखिए दो रेखाओं का उद्गम हो रहा है। एक रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है जिसको मस्तिष्क की लकीर कहते हैं, और एक रेखा मणिबंध की तरफ जा रही है, इसको जीवन की लकीर कहते हैं, यानी कि लाइफ लाइन। एक है हेडलाइन यानी मस्तिष्क की लकीर, दूसरी है लाइफ लाइन। तीसरी जो मजबूत और दिखने वाली रेखा है वो है हार्ट लाइन, हृदय की लकीर। उसका उद्गम कनिष्ठिका के नीचे बुद्ध पर्वत के पास से होता है, जहां आप छोटी ये उंगली देख रहे हैं उसके नीचे से होता है, और उसका अंत, सर्वश्रेष्ठ जो अंत है वो तर्जनी और मध्यमा के आसपास जाकर के होता है। और आप इनके हाथों में देख रहे हैं कि देखिए बिल्कुल बुद्ध क्षेत्र से ये निकली हुई है, इसका बुद्ध क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और जाकर के अंत देखिए शनि के क्षेत्र के नीचे एकदम से हुआ है। लेकिन वहीं पर अब भाग्य की लकीर, ये जरूरी नहीं है कि हर हाथों में भाग्य की लकीर हो। तीन रेखाएं सामान्यतः हर हाथों में होती है, लाइफ लाइन, मस्तिष्क की लकीर और हृदय की लकीर। ये तीनों रेखाएं सबके हाथों में होती हैं। भाग्य की लकीर देखा जाए तो इसका अनुपात 50-50 का है, यानी 50-50 का है। 50% हाथों में होती है और 50% में नहीं होती है। जिन हाथों में भाग्य की लकीर न हो, ऐसा नहीं होता कि वो लोग भाग्यवान नहीं होते। मैंने कई ऐसे लखपति करोड़पतियों के हाथ देखे हैं जिनके हाथों में भाग्य की लकीर नहीं है, जिनके हथेली में भाग्य की लकीर नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जातक ने जो भी विकास किया, अपने स्वयं के मेहनत, अपने पूर्ण पराक्रम से उसने इन चीजों को पाया है, उसको किसी प्रकार के भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो इस हाथ में आप देखिए भाग्य की लकीर पूर्ण विकसित शनि क्षेत्र पर, हालांकि उसका अंत कट से हुआ है, यह कमी है। और हृदय रेखा के पास जब भी भाग्य की लकीर जाकर के रुक जाए, वहां क्रॉस हो जाए, तो समझ लीजिए कि अपने भावनाओं के वशीभूत, क्योंकि हृदय से ही भावनाओं का संबंध होता है, और भाग्य की लकीर हृदय के पास जाकर के कटती हो, उस पर क्रॉस का चिन्ह बनता हो, उस पर किसी प्रकार के और भी ग्रह नक्षत्रों का चिन्ह बनता हो, तो यह समझने वाली बात है कि जातक का जो विकास अवरुद्ध हुआ है उसके पीछे उसकी भावनाओं ने काम किया है, उसके पीछे उसकी भावनाओं ने काम किया है। कई बार मैं विद्यार्थियों का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके हाथों को देखता हूं, उनके हथेली में भाग्य की लकीर हृदय रेखा के पास जाकर के रुक जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कम उम्र में ही वो प्रेम संबंधों में पड़ गए हैं, और जिसके चलते उनकी पढ़ाई रुक रही है, पढ़ाई पर उनका पूरी तरह से ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर हथेली में चंद्रमा का क्षेत्र दबा हुआ हो, चंद्रमा का क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए बुध का जो, यानी कि जो कनिष्ठिका उंगली है, छोटी उंगली को कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली से नीचे एकदम चले आइए, सबसे नीचे, यानी मणिबंध से थोड़ा ऊपर, यह स्थान चंद्रमा के क्षेत्र का है, यह चंद्र का क्षेत्र है। और हथेली में चंद्र क्षेत्र बहुत अधिक उभरा हो, कई एक हाथों में देखेंगे कि यह वाला जो क्षेत्र है यह बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है। ऐसे लोग भी जीवन पर्यंत कल्पनाएं करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कल्पनाएं करती हैं। अगर और पर्वत कमजोर हो, जैसे गुरु का पर्वत कमजोर हो, तो ऐसे लोग केवल कोरी कल्पनाएं करते हैं, कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते। वहीं अगर बृहस्पति सूर्य बली है और चंद्रमा का क्षेत्र पूर्ण फूला हुआ है, तो जातक बहुत श्रेष्ठ सोच वाली, अच्छी सोच वाली हो, उसका सोच उसका बहुत श्रेष्ठ होता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था कि ऐसे हथेलियों में जहां विद्यार्थियों के हाथ में आप देखें कि भाग्य की लकीर आगे बढ़ी है, हृदय की रेखा के पास रुका हुआ है और चंद्र क्षेत्र दबा हुआ है, बृहस्पति पर भी क्रॉस का चिन्ह या बृहस्पति का क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है, सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस है, तो वो लाख प्रयास करते रहें, घर वालों से वो झूठ बोलते रहेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन उनकी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हो पा रही होगी। तो हम लोग इनकी हथेली में बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब और उसमें चल रही समस्याओं की। तो उसके लिए सूर्य क्षेत्र को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रमोशन, कई बार प्रमोशन का क्षेत्र जो होता है, जहां आप जॉब कर रहे हो, वहां पहले तो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाता है, और दूसरा कई बार उच्चाधिकारियों के हाथ में भी होता है। तो उसके लिए हथेली में सूर्य क्षेत्र को देखना चाहिए। इनके दोनों ही हाथों में, चूंकि मैं पुनः बता दूं कि यह सामान्यतया बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र,
यानी मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसके बिना देखना असंभव है, पर फिर भी मैं बताते चलता हूं कि इनकी हथेलियों में ये जो अनामिका का क्षेत्र है, इसी के नीचे सूर्य क्षेत्र है और वहां पर जो लकीर होती है उसी को सनलाइन यानी सूर्य की लकीर कहते हैं। तो उस भाव पर मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैंने देखा कि सनलाइन बहुत अच्छा, लेकिन कई जगहों पर पहले हृदय रेखा के पास एक कट, फिर उससे नीचे बढ़ने पर कट, 2-3 जगहों पर उसको कुछ रेखाओं ने काटा है जो भाग्य की लकीर को काटते हुए जीवन रेखा तक जा रही हैं। और गौर से समझने वाली बात है कि सूर्य के क्षेत्र पर कोई अगर लंबी लकीर हो, अगर उस लकीर पर क्रॉस हो और जातक विद्यार्थी हो तो उसकी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई में या तो वो फेल होता है, बार बार उसको नुकसान होता है। दूसरा, अगर व्यक्ति कार्य क्षेत्र में हो, राजनीति में हो और वहां पर क्रॉस हो तो व्यक्ति पर कलंक लगता है, समस्याएं उसके जीवन में आती हैं। उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति हो और सूर्य की लकीर में कोई ऐसी, सूर्य की लकीर को कोई ऐसी रेखा काट रही हो जो हृदय रेखा के पास से होते हुए, या यूं कहिए कि भाग्य की लकीर को काटते हुए, मस्तिष्क रेखा को छूते हुए, भाग्य की लकीर को काटते हुए और जीवन रेखा से अगर संपर्क बना ले तो जातक को गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्रकार के जॉब में मानसिक टेंशन यानी कि मानसिक जो उलझन होती है, चाहे वो अपने ट्रांसफर को लेकर के हो, कई बार ऐसे लोग सस्पेंडेड हो जाते हैं, कई बार उनके ऊपर आरोप लग जाता है, कई बार किसी तरह की समस्याओं में वो फंस जाते हैं, ये अवश्य होता है। इस पर गौर से समझने की बात है। तो यहां पर कुछ कट की रेखाएं हैं जो इनको मानसिक उलझने अवश्य दे रही होंगी और ट्रांसफर को लेकर के विशेष रूप से। फिर हृदय की लकीर पर अगर आप नजर डालिए तो यह बात पुनः समझने वाली है कि इनके हाथों में जो ये हृदय की लकीर है उसमें कई रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। हृदय की लकीर में कुछ रेखाएं अगर नीचे की तरफ जा रही हों तो जातक का मन कई बार अपने सगे संबंधी परिवार, कई बार वो दिल का कमजोर, कई बार वो चित्त का कमजोर, और कई बार हृदय की लकीर अगर बहुत विकल हो, कमजोर हो, द्वीपों से युक्त हो तो जातक चरित्र से भी कमजोर होता है। लेकिन यहां पर जो रेखाएं हैं वो सब नीचे की तरफ, छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं जो जातक के हृदय से जुड़े हुए जो लोग हैं यानी संबंधी जो हैं उनको दर्शा रही कि वहां से कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन, परेशानियों का सामना उसको करना पड़ रहा है। फिर हथेली में मंगल को 2 स्थान प्राप्त है, पहला बुद्ध क्षेत्र के नीचे और दूसरा तर्जनी और अंगूठे के बीच का जो ये क्षेत्र है, यहां पर तर्जनी और अंगूठे के बीच का जो ये क्षेत्र जो जोड़ है वहां भी मंगल का स्थान है। अगर वहां पर कट का चिन्ह हो तो आप अपने हाथ को देखिए, आप पाएंगे कि कोई ना कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं, परेशानियां मेरे जीवन में लगी रह रही हैं और उसमें मैं पीड़ित हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, कोई ना कोई मेरा शत्रु बना रह रहा है। और विशेष करके मंगल भाई का द्योतक होता है, तो मंगल क्षेत्र पर अगर इस तरह की समस्या हो तो कई बार क्रॉस का चिन्ह हो, कोई और चिन्ह हो तो भाई से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ये इनकी हथेली में स्थिति बनी हुई है जिसके चलते इस तरह की स्थिति इनके जीवन में चल रही है। और आने वाले दिनों में हथेली में जो रेखाएं मैं देख रहा हूं वहां पर मैं ये पा रहा हूं कि बृहस्पति क्षेत्र पर कई ऐसे चिन्हों का उद्गम हो रहा है जो इनको आने वाले लगभग 3 या 4 माह बाद इनको कोर्ट कचहरी से संबंधित, भाई से संबंधित जो टेंशन का चल रहा है उसमें शांति मिल जाएगी और जो ट्रांसफर से संबंधित चीजें ये चाहते हैं उसमें इनको लाभ मिलेगा। अभी आज हमने एक सामान्य 57 वर्षीय व्यक्ति की हथेलियों की बात की। हम पुनः इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम बहुत हद तक मैं आपको इसमें समझाने में सफल हो पाऊंगा और आप समझेंगे भी। तो पुनः एक ऐसी ही और हथेली को लेकर के आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। हो सकता है वो हथेली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।